सो हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर आपने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, स्टडी मेथोडोलॉजी फॉलो करी जिससे कि आपका आईआईटी में एडमिशन हो पाया। तो यस बच्चों, एज अ स्टूडेंट मैंने आईआईटी क्रैक किया और एज अ टीचर मैंने बहुत से बच्चों को आईआईटी में और एनआईटीज में एडमिशन लेने में हेल्प किया। तो वो जो एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर की, जो एज अ स्टूडेंट मैंने क्या फॉलो किया और एज अ टीचर जो मैं देख रहा हूं कि अभी जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं स्टडी मेथोडोलॉजी, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो यहां पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सीरियस एस्पिरेंट्स। सीरियस, जो लोग सीरियस हैं जेई और जेई मेंस और एडवांस के लिए, उनके बारे में, उनके लिए हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। 11th 12th और ड्रॉपर्स के जो बच्चे हैं, क्या स्टडी मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो देखिए जो जेई मेंस और एडवांस का जो एग्जाम है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट मगिंग अप द थिंग्स, इट्स अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। राइट, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करना है। राइट, तो इट इज अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जेई मेंस और एडवांस लेवल के, वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा मेंस में देखिए, मेंस इज अबाउट स्पीड। ये ध्यान रखें कि जो मेंस एग्जाम है इट इज अबाउट स्पीड। राइट, तो इस पे ध्यान रखिए। मेंस is about speed and of course along with speed you also need accuracy, right? लेकिन जब हम एडवांस में जाते हैं तो यस, स्पीड डज मैटर बट मोर देन दैट एक्यूरेसी मैटर्स। राइट, तो एडवांस में फिर हम बात करते हैं कि भाई एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। राइट, तो स्पीड विद एक्यूरेसी, और फिर उसके बाद नॉट ओनली जस्ट वन सॉल्विंग, या एक बार आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, एक बार पढ़ लिया और फिर उसके बाद आपने रिवीजन नहीं किया तो सारी चीजें आपकी भूल जाती हैं। इसीलिए एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी जो है वो फॉलो करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करनी है, और इसके अलावा फिर स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करना है, रेगुलर रिवीजन पे वर्क करना है। राइट, इसके अलावा जेईई मेंस और एडवांस के जो पैटर्न है उसमें हम कहें कि क्या डिफरेंस है भाई, तो आप सबको पता है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि जेईई मेंस और एडवांस का जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम रहता है। कुछ ही कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस में एक्स्ट्रा है, मेंस के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। लेकिन जेईई मेंस में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में स्पीड इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बता दिया। हाई एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कवरेज फुल होना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में आपका सिलेबस कवरेज फुल होना चाहिए। यदि आप हाई परसेंटाइल जो है एम कर रहे हो, अगर सिलेबस छोड़ के गए तो हाई परसेंटाइल फिर आपका आने में डिफिकल्टी होगी। लेकिन जब हम एडवांस की बात करते हैं सर, तो एडवांस में क्या है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद मल्टी कॉन्सेप्ट, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है एक ही क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं। अभी आपने देखा होगा जेईई एडवांस 2026 का बहुत ही प्यारा सा पेपर बनाया गया है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जहां पे मल्टी कॉन्सेप्ट्स थे। कैपेसिटर के क्वेश्चन में फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स और कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट दोनों एक क्वेश्चन में दे दिया। वो सारे जो क्वेश्चंस हम एक एक करके अपने चैनल में लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे। बट मल्टी कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस है वो जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। कैलकुलेशंस कई बार लॉन्गर हो सकते हैं सर, एक स्टेप में आंसर नहीं आने वाला, मल्टीपल स्टेप्स में आंसर आते हैं। और फिर उसके बाद जो जेईई एडवांस है उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि 3-3 घंटे के दो जब आपके पेपर होते हैं, मेंस में 3 घंटे का एक पेपर हुआ, लेकिन एडवांस में 3-3 घंटे के 2 पेपर, 6 घंटे के लिए आपको अपना फोकस जो है बना के रखना पड़ता है। नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम, लेकिन बिफोर द एग्जाम, थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको एडवांस के लिए जो है एक अलग तरह का जो माइंडसेट है वो जरूरी होता है। राइट, तो इसीलिए जेईई मेंस और एडवांस की जब प्रिपरेशन हम लोग करते हैं तो एक फोकस्ड वे में प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। जेईई मेंस के लिए थोड़ा सा अप्रोच अलग हो सकती है, जेईई एडवांस के लिए थोड़ी सी अप्रोच अलग हो सकती है। राइट, तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहां पे एक चीज ये देखिए कि मेन रिवॉर्ड्स स्पीड, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, थोड़ी सी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप इसमें मार्क्स लेकर के आ जाओगे। एडवांस में क्या होता है सर, एडवांस में आपको डेप्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल डेप्थ अगर आपकी नहीं है तो फिर आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऊपर ऊपर से अगर आपने क्वेश्चन कर रखा, कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, टॉपिक पढ़ रखा है, तो एडवांस की क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। राइट, सो दैट्स व्हाई ये जो एग्जाम है सेम सिलेबस, लेकिन मेंस और एडवांस के लिए आपका जो डिमांड है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग रहती है। राइट, और दोनों के लिए जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हमें प्रैक्टिस करने हैं। मेंस के लिए आपको मेंस रेलेवेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं, एडवांस के लिए आपको एडवांस रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो आपकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ को चेक करें और आपकी थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाएं, उनको चेक करें। राइट, तो यहां पर फिर हम आगे देखते हैं कि भैया अब क्या करना है। कई बच्चे कहते हैं कि सर केवल
केवल इंटेलिजेंस से हो जाएगा, इट इज ऑल अबाउट इंटेलिजेंस? नो सर, हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हार्ड वर्क है, मेहनत करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद बहुत मेहनत करी है और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई एडवांस क्रैक किए हैं वो भी बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस। सो हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हार्ड वर्क इज नॉट जस्ट सफिशिएंट। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी नेसेसरी, बट इट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, ये दोनों जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आपको न केवल यू हैव टू स्टडी हार्ड बट यू आल्सो हैव टू वर्क, स्टडी स्मार्ट, राइट? स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट, ये दोनों चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसीलिए आपको न केवल हार्ड वर्क करना है बल्कि स्मार्ट वर्क दोनों करना है। अब हार्ड वर्क का मतलब भाई आपको टाइम देना है, आपको कंसिस्टेंटली जो है, अभी हार्ड वर्क का मतलब हम लोग देखेंगे क्या होता है, और स्मार्ट वर्क का मतलब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें जिससे कि आप जो है जेईई मेंस और एडवांस में अच्छे मार्क्स लेकर के आए। इन दोनों चीजों पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बट एक चीज ध्यान रखना है कि इट्स अबाउट बोथ, इट्स अबाउट स्टडिंग हार्ड एंड इट्स आल्सो अबाउट स्टडिंग स्मार्ट, बोथ द थिंग्स आर देयर। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टडी हार्ड एंड स्टडी स्मार्ट, ये दोनों चीजें जो हैं आपको जरूरी होती हैं। नॉट ओनली हैव टू स्टडी हार्ड बट यू हैव टू स्टडी स्मार्ट एज वेल। इसके अलावा अब देखिए यहां पर अब हम एक एक करके सारे जो एस्पेक्ट्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी पढ़ाई में हमेशा होनी चाहिए, राइट? अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है तो फिर आप ज्यादा दिन तक जो है या आप जो है अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रह पाओगे, है ना? कंसिस्टेंसी में वो पावर है कि धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली अगर आप एक ही चीज को रेगुलरली करते रहते हो तो आपकी उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज बढ़ जाती है, राइट? तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सबसे पहले तो भाई आपको क्लासेस जो हैं वो रेगुलर करनी है। जनरली बच्चे जो हैं सभी ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे हैं वो सभी कहीं ना कहीं कोचिंग जाते हैं, तो क्लासेस सर आपको रेगुलरली करनी है, ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कंसिस्टेंटली रेगुलरली करने हैं। इसके अलावा जो आपके टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, वो आपको देने हैं, रेगुलरली देने हैं, कंसिस्टेंटली देने हैं। और इसके अलावा जो आपका वीक पॉइंट्स हैं, है ना, रिवीजन करना है बार बार, और जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको बार बार आपको वर्क करते हुए अपने उसको स्ट्रांग बनाना है, राइट? तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंटली अटेंडिंग द क्लास, कंसिस्टेंटली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, कंसिस्टेंटली गिविंग द टेस्ट, ओके? और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा अब A simple day of जेईई प्रिपरेशन, एक जेईई एस्पिरेंट का जो दिन है वो कैसा रहता है? तो देखिए सबसे पहले तो सर आपको क्लास जो है वो अटेंड करनी है, बहुत ही अटेंटिवली अटेंड करनी है सर, और अटेंटिवली अटेंड करके फिर उसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स लेने हैं। यहां पर क्लास लेने के बाद प्रॉपर नोट्स आपको लिखने हैं, ओके? प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फिर नोट्स जब आपने बनाया तो एक चीज ध्यान रखें कि सेम दिन आकर के अपने नोट्स को रिवीजन कर लें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्लास कर लिया, तब 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद जो लेक्चर नोट्स उसको रिवाइज कर रहे हैं। एक चीज बता दूं कि यदि आप 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद अपने लेक्चर नोट्स को रिवाइज करते हो तो ये ध्यान रख लेना कि वो आपका एज गुड एज सेल्फ स्टडी बन जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि वो, क्योंकि सारी चीजें आपको भूल जाती हैं, इट्स जस्ट लाइक एज गुड एज सेल्फ स्टडी, राइट? तो नोट्स को उसी दिन आकर के रिवीजन करना है, क्लास करना है, क्लास में अच्छे से अटेंटिवली नोट्स बनाने हैं, फिर उन नोट्स को वापस आकर के उसी दिन रिवीजन कर लेना है। डोंट कीप अ बैकलॉग, राइट? फिर उसके बाद आपको डीपीपी जो है वो सब प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स करने हैं, और फिर मॉड्यूल जो है वो करना है। मॉड्यूल के बाद जो है पीवाईक्यूज करना है, बाकी जो आपसे गलतियां हो रही हैं उसको वर्कआउट करना है, कॉन्सेप्चुअल एरर्स जो हो रही हैं, जैसे मिस्टेक्स हो रही हैं, उस पे ध्यान देकर के उसको वर्कआउट करना है, राइट? तो सबसे पहली चीज है कि सिंसियरिटी, है ना, वो बहुत जरूरी है। रेगुलरली क्लास करिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद रिवीजन करिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में डीपीपी मॉड्यूल्स वो सब भी आपको अच्छे से करने हैं, राइट? इसके अलावा अब आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, जैसा कि मैंने बताया था कि रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? तो सबसे पहले तो आपको क्लास में आपके टीचर्स जो हैं क्लास एग्जांपल्स करवाते हैं, डीपीपी या शीट आपको करनी है, मॉड्यूल्स आपको करने हैं, लेकिन यहां पे रुक नहीं जाना है सर। यहां पे फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर जेईई मेंस। पीवाईक्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज जब आप करते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जेईई मेंस का जो पेपर पैटर्न है वो रिपीटेटिव है। मैं कई बार अपने वीडियोज में, लेक्चर्स में बोलता रहता हूं कि रिपीटेटिव का मतलब एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बट क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो रिपीट होता है, राइट? रिपीटेटिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार अगर आप जेईई मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं वो 2019 से लेकर के 2026 अभी आ चुका है वो सारे कर लेते हो तो आपका एक्सपोजर वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में हो जाता है, तो फिर आपका जेईई मेंस में काफी अच्छा जो है चांस रहता है। इसके अलावा जेईई एडवांस के लिए ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, आपको और भी ज्यादा जो है चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि जेईई एडवांस में हमेशा सरप्राइज एलिमेंट्स रहते हैं, राइट? तो इसीलिए क्लास एग्जांपल्स, डीपीपी शीट, मॉड्यूल, पीवाईक्यूज, ये सारा आपको ध्यान देना है, करना है। और फिर उसके बाद यहां पर एक चीज और भी है, रेगुलर टेस्ट आपको हमेशा देते रहने, राइट? रेगुलर टेस्ट, जो रेगुलर टेस्ट है ये आपको देना है, राइट? रेगुलर टेस्ट, ठीक है,
या इसको हम कहें कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सबसे पहले तो यदि आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि भाई आपका लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो टेस्ट तो ईमानदारी से हर बार देना है, लेकिन केवल टेस्ट देकर के छोड़ नहीं देना है। देखिए यहां पे क्या दिया है, डू नॉट गिव मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस। हर टेस्ट के बाद आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है, कितनी गलतियां हुई, मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने अनअटेम्प्टेड रहे, कितना टाइम मुझे लगा उस टेस्ट को पूरा जो पेपर है वो कंप्लीट करने में, कितनी गलतियां हुई, वो गलतियां कंसेप्चुअल थी या सिली मिस्टेक्स थी, सारी चीजों का आपको जो ट्रैक है वो रखना पड़ेगा, राइट। तो टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस भी करिए, और टेस्ट देने से डरिए मत। रेगुलर टेस्ट जो है देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि सर आज तबियत खराब लग रहा है, सर मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, ये टेस्ट नहीं देंगे, अगला टेस्ट देंगे, ऐसे करके आप जो है कल करते रहेंगे और आपका बहुत सारा जो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, फिर जो प्रिपरेशन है उसको आप गॉज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रैक द एक्यूरेसी बाय सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की एनालिसिस करिए जो रिजल्ट आया है। और इसके अलावा एक और चीज है, जो अपनी गलतियां हैं उसको एक बार पिन पॉइंट कर लीजिए, और न केवल पिन पॉइंट करिए, नेक्स्ट टेस्ट से पहले उन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टेस्ट से पहले उन गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करिए। और इसके अलावा जब हम टेस्ट की एनालिसिस करते हैं तो ये ध्यान रखें कि क्या क्या चीजों में हमें ध्यान देना है, क्या क्या चीजों में हमें अटेंशन देना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि भाई कॉन्सेप्चुअल जो हमारी मिस्टेक्स थी वो क्या थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको लगा कि इस कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपकी वीकनेस, उस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वापस सॉल्व करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि टेस्ट की जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार सिली मिस्टेक्स, रिपीटेटिव पैटर्न, ये जो सिली मिस्टेक्स रहता है जनरली इनमें क्या रहता है, रिपीटेटिव पैटर्न, राइट। रिपीटेटिवली आप एक ही मिस्टेक को करते रहते हो, राइट। तो सिली मिस्टेक्स में जो रिपीटेटिव पैटर्न्स है, अपने उस मेंटल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए और उन सिली मिस्टेक्स को हर एग्जाम के थ्रू मिनिमाइज करके अवॉइड करने की कोशिश करिए। इसके अलावा जहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे होंगे जहां पर आपने टाइम लॉस कर दिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन से आप फंस गए, उसमें काफी ज्यादा टाइम निकाल दिया, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। और फिर उसके अलावा कई बार लोग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तुक्का मारते रहते हैं, वो तुक्का को भी बहुत सोच समझ के हमें करना पड़ता है। हर बार तुक्का जो है वो काम नहीं करता है, राइट। तो तुक्का स्ट्रैटेजी पे वो ना करें। तो इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देना है कि हर बार जब हम टेस्ट देते हैं तो ये एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी शायद काफी टाइम हमारा हो चुका है। बट सब्जेक्ट में फिजिक्स में थ्योरी डेरिवेशंस आपको करने हैं, डायग्राम्स फिजिक्स में बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रेलेवेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, पीवाईक्यूज रिवीजन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो रिविजन है, रेगुलर रिविजन, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, रेगुलर रिविजन जब नहीं होता है तो आप आगे का तो पढ़ते जाते हो, पिछला जो चीजें हैं वो आपकी छूटती जाती हैं, राइट। तो इसीलिए रेगुलर रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो 70-30 रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70-30 रूल का मतलब है 70% फॉर करंट सिलेबस, ठीक है, 70% टाइम फॉर करंट सिलेबस एंड 30% टाइम फॉर जो है रिविजन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना जो टाइम है, इस तरह से स्टडी का जो टाइम है वो इस तरह से डिवाइड कर सकते हो कि 70% जो है आप करंट सिलेबस में ध्यान दीजिए और 30% जो है वो आप जो रिवीजन करने में है उस पर ध्यान दीजिए, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो ये रेगुलर रिवीजन और 70-30 रूल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें कि बैकलॉग जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हमेशा क्या करिए, एक बैकलॉग का जो चैप्टर्स का जो लिस्ट है वो अपना तैयार करिए, बैकलॉग्स के जो चैप्टर्स का लिस्ट है वो अपना तैयार करिए। फिर उसके बाद उन बैकलॉग्स को हटाने की कोशिश करिए, है ना, उन बैकलॉग्स को हटाने की कोशिश करिए कॉन्सेप्चुअली। ऑफ कोर्स अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग है तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको पहले करिए, बाकी टॉपिक्स को बाद में करिए, राइट। बट बैकलॉग को अवॉइड करना है, अवॉइड हैविंग बैकलॉग्स। बैकलॉग्स का मतलब एक चैप्टर अगर आपका भूल गया, बहुत लंबे समय से छूटा हुआ है, या आपने जो जब क्लास में पढ़ाया गया उतने अच्छे से नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने नहीं करी, तो वो बैकलॉग बन जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करना है आपको। अगर बहुत ज्यादा कोई चैप्टर आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर आप देखिए कि उस चैप्टर का वेटेज कितना है ना। और अगर बहुत ज्यादा आपके बैकलॉग्स है तो फिर उस प्रायोरिटाइज करिए, जो हाई वेटेज चैप्टर्स उनको पहले करिए, फिर लो वेटेज चैप्टर्स को बाद में करिए, राइट। फिर इसके बाद
ये जो लास्ट 90 डेज की स्ट्रैटेजी है ये सब जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी चीज़ को सिंसियरली करने की कोशिश करते हो, कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मेजरेबल रहनी चाहिए, आपको नोट डाउन करना चाहिए, आपको उसको मेजर करना चाहिए। इसीलिए क्या क्या आपको मेजर करना है सर, क्या क्या आपको मेजर करना है? मेजर करना है आपको कितनी क्लासेस आपने अटेंड करी, कितना जो है आप क्या रेगुलरली सेम डे लेक्चर नोट्स को रिवाइज कर पा रहे हो कि नहीं, डीपीपी मॉड्यूल और टारगेट्स अपने कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, किसी चैप्टर के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, मॉक टेस्ट जो है वो आप रेगुलरली दे रहे हो कि नहीं। इन सभी चीजों को आपको मेजर करना है, रिकॉर्ड रखना है कि कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीट हो गई, डीपीपी मॉड्यूल्स कंप्लीट हो गए। फिर जब आप रिवीजन का प्लान बना रहे हो तो कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका रिवीजन हो गया, राइट। तो ये सब चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा यस तो यहाँ पे फिर बाकी चीज़ें ठीक हैं। कई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के प्लान्स या सिस्टम्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने टीचर्स का प्लान जो है उसको आप फॉलो करिए, राइट। तो फिर इसके बाद यस तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्या क्या भाई, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हार्ड स्टडी और फिर उसके बाद स्मार्टली जो है आपको स्टडी करनी है, राइट। तो क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको क्लासेस रेगुलरली करनी है, रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद रिविजन में 70-30 रूल करना है। मॉक टेस्ट की जो है आपको प्रॉपर एनालिसिस करनी है कि मॉक टेस्ट जो है वो मतलब केवल टेस्ट देने बस से नहीं होगा, उसकी जो है प्रॉपर एनालिसिस की क्या गलती करी क्या नहीं करी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और लास्ट में चीज़ मैं बताना चाहूंगा जिसे हम कहेंगे माइंड सेट। माइंड सेट, ये जो माइंड सेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड सेट के लिए क्या क्या होना चाहिए सर, सबसे पहले तो आपका क्लियर गोल्स, क्लियर गोल्स, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा गोल क्या है, मेरे को आईआईटी में जाना है, मेरे को एनआईटीज में जाना है ना, मेरे को एक टॉप ब्रांच में एडमिशन लेना है, तो अपना गोल जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। एक और चीज ध्यान में रखनी है कि भाई ये जो प्रिपरेशन है ये मैराथन है, ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये क्या है, मैराथन है, ठीक है। मैराथन है मतलब 2 साल की लंबी मैराथन है। कभी आपको मतलब कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करते रहना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कई बार आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, लेकिन एंथुजियास्टिकली आपको हार्ड वर्क करते रहना है ना, कि ऐसा नहीं है कि बस शुरू में हमारा बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म आया फिर हमारा एंथुजियाज्म लॉस्ट हो गया, राइट। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके गोल्स क्लियर हो, आपका जो मतलब एक माइंड सेट हो कि भाई लंबा समय के लिए हमें मेहनत करना है, ये स्प्रिंट की बात नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि पेशेंस होना चाहिए। प्रिपरेशन में पेशेंस हो, प्रिपरेशन में और क्या हो, डिटर्मिनेशन भी हो। प्रिपरेशन में पेशेंस हो, प्रिपरेशन में डिटर्मिनेशन भी हो, है ना। पेशेंस बना के रखना होगा 2 साल के लिए, डिटरमाइंड रहना पड़ेगा आपको 2 साल के लिए, राइट। तो इस तरह से यदि आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए, ये जो पीपीटी है बहुत एक्सटेंसिव है, इसको करने में कम से कम आधा घंटा 45 मिनट का हमें टाइम लगेगा, लेकिन इस वीडियो को हमें शॉर्ट रखना था। एक छोटा सा ग्लिम्स हमने दिया इस प्रिपरेशन को, और कमेंट करके हमें बताइए यदि आपको और डिटेल में ये जो वीडियो है ये चाहिए है। और तो आई होप इस वीडियो से आपका हेल्प हुआ होगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।